बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग खाने के बहुत शौकीन थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को गांव के चौराहे पर लगे भैरो सिंह के ठेले पर चिकन चिल्ली खाने आया करते थे। रोज की तरह दो ग्राहक उसके ठेले पर चिकन चिल्ली खाने आते हैं। वाह भैरो भाई, मान गए। इस जानलेवा गर्मी में भी तुम्हारी चिकन चिल्ली खाते ही बदन में फुर्ती आ जाती है। क्या जादू करते हो कढ़ाई में? जरा हमें भी तो सिखाओ, ताकि कभी कभार घर पर भी ऐसा जायका चखने को मिल जाए। अरे रमेश भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर ये हुनर का नुस्खा मैंने गांव में ढिंडोरा पीट कर बता दिया तो मेरा तो सूपरा ही साफ हो जाएगा ना। ये स्वाद ही तो इस भैरों की सल्तनत है। अरे भैया, पूरे गांव को मत बताओ, बस हमारे कान में फूंक दो। हम किसी तीसरे से नाम भी नहीं लेंगे। ना भाई ना, ये सीक्रेट तो मेरी तिजोरी की चाबी है। स्वाद का चस्का लेना है तो सीधा भैरों के ठेले पर हाजिरी लगाओ। वैसे भी तुम लोगों का क्या भरोसा, आज नुस्खा सीखोगे और कल को मेरे ही सामने अपना ठेला खड़ा कर दोगे। चलो भाई, मत बताओ अपना राज, पर बातें कम करो और जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट चिकन चिल्ली और तीखी चटनी बांध दो। हाँ, ये हुई ना मुनाफे वाली बात। बस 2 मिनट रुको, अभी गर्मा गर्म पैक करता हूँ। धंधा चोखा चल रहा था और भैरों की जेबें नोटों से गर्म हो रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि लालच इंसान की मति मार देता है। भैरों अपनी कमाई से खुश होने के बजाय और ज्यादा अमीर होने के सपने देख रहा था। तभी एक तपती दोपहरी में सूरज की सीधी धूप के बीच चौराहे की दूसरी तरफ कुछ बांस गाड़े जाने लगे। वहां चिकन चिल्ली का एक नया ठेला खड़ा हो रहा था, जिसे देख भैरों के सीने पर सांप लौट गया। अरे, ये कौन अपनी मौत को दावत दे रहा है? मेरी आंखों के सामने मेरे ही धंधे को टक्कर देने के लिए ठेला लगा रहा है। इस भैरों के रहते कोई दूसरा यहाँ पैर भी नहीं पसार सकता। अभी जाकर इसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। गुस्से से लाल, पैर पटकता हुआ भैरों उस नए ठेले की तरफ बढ़ा। वहां मदन नाम का एक बेहद सीधा सादा और फटेहाल युवक अपनी नई शुरुआत की उम्मीद में बर्तन सेट कर रहा था। भैरों ने जाते ही उस पर धौंस जमाना शुरू कर दिया। ओए लड़के, ये क्या बकवास लगा रखी है? अपना ये तंबू यहाँ से उखाड़ और चलता बन। दिख नहीं रहा, ठीक सामने बरसों से मेरा ठेला लगा है। मेरे राज में तू अपनी दुकान चमकाएगा? भैया, मैं तो बहुत गरीब हूँ। घर में बीमार माँ की दवा के लिए पाई पाई को मोहताज हूँ, इसलिए ये छोटा सा ठेला लगाने की हिम्मत की है। आप बड़े भाई हो, ऐसा मत कहो। मुझे तेरी गरीबी के रोने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ भी बेच, कबाड़ बेच, पर चिकन चिल्ली का नाम भी मत लेना। ये चौराहा सिर्फ मेरे नाम से चलता है। लेकिन भैया, मुझे तो सिर्फ यही काम आता है, और ये गांव इतना बड़ा है, आपका नाम इतना बड़ा है। मेरे 2 पैसे कमाने से आपके समंदर में से 2 बूंद पानी कम नहीं हो जाएगा। आपके कदरदान तो आपके पास ही आएंगे ना। मदन की समझदारी भरी बातें भैरों के अहंकार को और चुभने लगीं। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई और राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए। तभी वहां से गांव के मुखिया जी गुजरे, जिनकी कड़क आवाज ने दोनों को शांत कर दिया। क्या तमाशा है भैरों? इस तपती दोपहरी में बीच सड़क पर क्यों गला फाड़ रहे हो? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि इस चौराहे पर मेरी दुकान कितनी पुरानी है। अब ये लड़का ऐन मेरे सामने अपना ठेला गाड़ रहा है। ये तो सरासर मेरे पेट पर लात मारना हुआ ना। मुखिया जी ने मदन के फटे कपड़ों और उसकी लाचारी को देखा और फिर भैरों को एक ऐसा सबक सुनाया जो उसे हजम नहीं हुआ। अरे भैरों, दिल छोटा मत करो। इस पूरे गांव का पेट अकेले तुम्हारे भरोसे तो नहीं है। अगर ये गरीब लड़का मेहनत करके रोटी कमाना चाहता है तो उसे कमाने दो। धंधा किसी की बपौती नहीं होता, वो तो स्वाद और नियत से चलता है। जिसका काम साफ होगा, लोग वहां खींचे चले जाएंगे। आप बिल्कुल न्याय की बात कर रहे हैं मुखिया जी। मैं तो बस अपनी तकदीर आजमाने निकला हूँ। मुखिया जी के फैसले के आगे भैरों को झुकना तो पड़ा, लेकिन उसके दिल में नफरत का एक काला बीज बोया जा चुका था। मदन ने अपना ठेला शुरू कर दिया और यहाँ भैरों अपने ठेले के पीछे खड़ा होकर एक खतरनाक साजिश बुनने लगा। अगर इस मदन को जल्दी रास्ते से नहीं हटाया तो ये मेरे सारे ग्राहक बटोर ले जाएगा और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा। मैं इसकी दुकान की बत्ती गुल करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जेब से घाटा ही क्यों ना उठाना पड़े।
अपने काले इरादे को पूरा करने के लिए भैरव ने पहला पैंतरा चला। उसने अपनी 80 रुपए प्लेट वाली चिकन चिल्ली के दाम सीधे आधे यानी 40 रुपए कर दिए। देखते ही देखते लालची ग्राहकों की भीड़ भैरव के ठेले पर टूट पड़ी। दूसरी तरफ मदन का ठेला सूना पड़ा था और उसकी आंखें उम्मीद खो रही थीं। भैरव भैया ने तो दाम बिल्कुल आधा कर दिया। इस चिलचिलाती धूप में अगर बोहनी भी नहीं हुई तो माँ की दवा कहां से लाऊंगा? मेरा तो काम शुरू होने से पहले ही उजड़ जाएगा। मदन के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी माँ की खातिर उसने भी अपने दाम आधे कर दिए। मदन की नीयत साफ थी, इसलिए कुछ गरीब लोग उसके ठेले पर भी आने लगे। ये देखकर भैरव तिलमिला उठा और उसने धंधे की सबसे घिनौनी हद पार करने की सोच ली। अच्छा, तो इस चूहे ने भी दाम गिरा दिए। अब सीधे रास्ते से काम नहीं बनेगा। मुझे अपना मुनाफा भी बचाना है और दाम भी कम रखना है। अब मैं माल में मिलावट का खेल खेलूंगा। घटिया चिकन और सस्ता केमिकल वाला तेल लाऊंगा ताकि लागत कम आए। मिलावट के इस गंदे खेल की बदौलत भैरव ने दाम और घटाकर सीधे 30 रुपए कर दिए। सस्ते खाने के लालच में लोग मदन की साफ सुथरी दुकान छोड़ भैरव के जहरीले स्वाद की तरफ भागने लगे। विनोद नाम का एक ग्राहक तो भैरव के गुण गाने लगा। वाह भैरव भाई, कमाल कर दिया। इस भयंकर लू के मौसम में इतने कम दाम करके हम जैसे गरीबों का दिल बाग बाग कर दिया। अरे विनोद भाई, आप लोगों की खातिर तो मैं नुकसान भी सह लूंगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और इस सामने वाले नौसिखिए के चक्कर में मत पड़िए। अरे उसकी क्या औकात, हम तो जन्म जन्म से तुम्हारे ही दीवाने हैं, यहीं आएंगे। दोपहर ढलते ढलते गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे। तभी धूप से बेहाल एक बूढ़ा लाचार आदमी हांफता हुआ भैरव के ठेले के पास आकर रुका। भूख और प्यास से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बेटा, बड़ी जानलेवा धूप है, हलक सूख रहा है। ये गरम गरम चिकन चिल्ली कितने की दी बाबू? पूरे 30 रुपए प्लेट है बाबा, बताओ लगा दूं? उस बूढ़े ने कांपते हाथों से अपनी फटी जेब टटोली और कुछ सिक्के भैरव के सामने रख दिए, जिसे देखकर भैरव का चेहरा गुस्से से तन गया। बेटा, मेरी फटी जेब में तो बस ये 10 रुपए के सिक्के हैं। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। गर्मी से चक्कर आ रहे हैं। इतने में जो थोड़ा बहुत आ सके दे दो ना बेटा। ए बुढ़े, आगे बढ़। यहां कोई लंगर नहीं चल रहा है जो मुफ्त में बांटता फिरूं। पहले ही आधे दाम पर बेच रहा हूं, ऊपर से तुम्हें 10 रुपए में चाहिए। जब जेब में पूरे पैसे खनके तब आना। यहां खड़े होकर धंधा मत खोटी करो। भैरव की इस बेरुखी को मदन चुपचाप देख रहा था। उसका दिल पसीज गया। आइए दादा, इस पेड़ की छांव में आराम से बैठिए और ये गर्मा गर्म प्लेट खाली कीजिए। लेकिन बेटा, मैंने कहा ना कि मेरे पास इस ठाठ के पैसे नहीं हैं। दादा, माँ कहती है कि भूखे को खाना खिलाने से जो दुआ मिलती है वो दौलत से बढ़कर होती है। आप बस बिना संकोच के खाइए, पैसों की बात बीच में मत लाइए। पेट की आग शांत होने के बाद उस बुजुर्ग की आंखों में सजल आंसू आ गए। उन्होंने मदन के सिर पर हाथ रखा और उनकी जुबान से निकले वो शब्द मानो भविष्य की कोई चेतावनी थे। जीते रहो बेटा। इस पन तपती दोपहर में तुमने एक बेसहारा का पेट पाला है। मेरी आत्मा से दुआ निकल रही है। जो तुम्हारा बुरा चाहेगा उसका खुद का सर्वनाश निश्चित है। दिन बीतते गए। भैरव घटिया और सड़ा हुआ माल बेचकर पैसे तो बचा रहा था, लेकिन गांव के लोग उसकी दुकान का खाना खाकर बीमार पड़ने लगे थे। मदन से उसकी नफरत अब एक पागलपन बन चुकी थी। एक काली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, भैरव के दिमाग में एक आखिरी शैतानी आइडिया आया। इस मदन की वजह से मेरा मुनाफा कौड़ियों के भाव हो गया है। क्यों ना आज रात को जब पूरा गांव सो रहा हो, मैं चुपके से इसका ठेला ही तहस नहस कर दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
अपनी इस साजिश को अंजाम देकर भैरव चैन से सो गया। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो चौराहे पर मदन की चीखों ने सन्नाटा तोड़ दिया। मदन का सुंदर ठेला मलबे में तब्दील हो चुका था और उसकी पूरी गृहस्थी सड़क पर बिखरी पड़ी थी। हे भगवान, ये किस जालिम ने जुल्म किया है। मेरा इकलौता आसरा छीन लिया। अब मैं अपनी बूढ़ी माँ की दवा कहाँ से लाऊंगा। सब कुछ लूट गया मेरा। मदन का रोना सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। उस भीड़ में भैरव भी शामिल था, जो अपने चेहरे पर झूठी हमदर्दी का मुखौटा लगाए मदन के घावों पर नमक छिड़कने आया था। ये नीच हरकत सिर्फ आपकी हो सकती है भैरव भैया। आप ही दिन रात मुझसे खार खाते थे। आपने ही मेरी रोजी रोटी का गला घोंटा है। अपनी जुबान को लगाम दे लड़के। मुखिया जी देखिए इसे, खुद का ठेला संभाल नहीं पाया और कीचड़ मुझ पर उछाल रहा है। मैं भला ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा। मदन बैरों सालों से यहाँ इज्जत की कमाई खा रहा है, वो ऐसा ओछा काम कभी नहीं कर सकता। कोई सबूत न होने के कारण बेकसूर मदन अपनी किस्मत को कोसता हुआ रोते रोते वहाँ से चला गया। इसके बाद कई दिन बीत गए। मदन का ठेला गायब था और भैरों की मोनोपोली फिर से कायम हो चुकी थी। अब उसने अपनी असली फितरत दिखाई और चिकन चिल्ली के दाम सीधे 80 रुपए प्लेट कर दिए और लोग मजबूरी में उसे पैसे देने लगे। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। एक शाम मुखिया जी खुद भैरों के ठेले पर औचक निरीक्षण के लिए पहुँचे और उसके बढ़े हुए दामों को देखकर उनका माथा ठनक गया। ये क्या अंधेर गर्दी है भैरों। मदन क्या हटा, तुमने तो सीधे लोगों की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया। दाम आसमान पर पहुंचा दिए। अरे मुखिया जी क्या बताऊं, बाजार में कच्चे माल के दाम आसमान छू रहे हैं और मैं अपने गांव वालों की सेहत से समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा दाम बढ़ाना पड़ा। मुखिया जी चुपचाप चेतावनी देकर चले गए, लेकिन उनके मन में शक का बीज पैदा हो चुका था। 2 दिन बाद अचानक भैरों को मुखिया जी के घर से बुलावा आया। जब वो वहाँ पहुँचा तो कमरे का माहौल देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ मदन पहले से खड़ा था और मुखिया जी की आंखें गुस्से से जल रही थीं। क्यों भैरों, इस सच में कितनी सच्चाई है कि तुम लोगों को सड़ा हुआ माल परोस रहे हो और मदन का ठेला भी रात के अंधेरे में तुमने ही मटियामेट करवाया था। अचानक हुए इस हमले से भैरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लड़खड़ाती जुबान से खुद का बचाव करने की आखिरी नाकाम कोशिश की। ये सरासर झूठ है मुखिया जी। ये मदन मुझसे पुराना बदला भुनाने के लिए झूठे जाल बुन रहा है। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मुखिया जी, जरा इस मदन से पूछिए कि इसे कैसे पता चला कि मैंने ही ये सब किया है। भैरों, मदन ने तो मेरे सामने जुबान तक नहीं खोली कि ये काम तुम्हारा है, फिर तुमने सीधे उसी का नाम क्यों लिया। चोर के पैर नहीं होते, तुम खुद अपने जाल में फंस गए। भैरों की अपनी ही जुबान ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वो चारों तरफ से घिर चुका था। तभी मुखिया जी ने एक आवाज लगाई और पीछे से सुखिया उनके पास आया, जिसे देखकर भैरों का बचा खुचा हौसला भी टूट गया। मुखिया जी, जब ये यहाँ खड़ा है तो इसके अलावा और कौन मेरे खिलाफ कान भरेगा। गलत, मदन ने नहीं बल्कि सुखिया ने मेरे सामने आकर अपना गुनाह कबूला है। उसने साफ कहा है कि तुमने ही उसे चंद रुपयों का लालच देकर मदन का ठेला तोड़वाया था। हाँ मुखिया जी, मैं गवाह हूँ। इस भैरों ने ही मुझे पैसे देकर मदन का ठेला नष्ट करवाया था। ये ऊपर से शरीफ बनता है पर अंदर से महालालची है और लोगों को सड़ा चिकन खिलाता है। सच की रोशनी के सामने भैरों का झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मदन की आंखों में बरसों का दर्द और आज के न्याय की चमक साफ दिख रही थी। भैरव भैया, मैंने तो उसी दिन कहा था कि इस पाप के पीछे आपका ही हाथ है। पर सच को आप चाहे जितनी परतों में छुपा लो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज आपका मुखौटा उतर गया। अब सीधे सीधे अपना गुनाह कबूल करो भैरों। तुमने एक गरीब की रोजी रोटी क्यों छीनी और पूरे गांव की जान से क्यों खिलवाड़ किया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। भैरव घुटनों के बल बैठ गया और उसके घमंड के आंसू कीचड़ में मिलने लगे। उसने रोते हुए अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी। लालच ने मेरी बुद्धि पर पत्थर डाल दिया था। मैं अहंकार में अंधा हो गया था कि कोई मेरे सामने कैसे टिक सकता है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुखिया जी का अंतिम फैसला आ चुका था। सफाई मत दो भैरों, तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो भुगतनी होगी। सबसे पहले तुम मदन के नए ठेले का पाई पाई का हर्जाना भरोगे और जब तक मदन का काम दोबारा शुरू नहीं होता तुम्हारा ठेला पूरी तरह सील रहेगा।
इस घटना ने भैरों की आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया। उसने पूरे गांव से माफी मांगी और मदन को एक आलीशान नया ठेला खड़ा करके दिया। समय बदला और भैरों की नीयत भी बदल गई। अब वो बिना किसी मिलावट के पूरी ईमानदारी से साफ सुथरा माल बेचता है और दोनों चौराहे पर सम्मान से अपना अपना ठेला लगाते हैं। अगर आपको मिस्टर इंडियन कार्टून की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मिस्टर इंडियन कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में, सिर्फ मिस्टर इंडियन कार्टून पर।